हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 3। यहाँ से पहले का चैप्टर हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक परिचय से। देखिए, महाराज किशन भान एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में विज्ञान और नवाचार को प्रोन्नत करने में सहायता की। जो वैज्ञानिक थे महाराज किशन भान, उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव थे। वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव थे। अब ये जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? जीवों की मदद से जो भी काम हम जीवों की मदद से करते हैं, जैसे या तो मेडिसिन बना ली या कोई भी रिसर्च का काम कर रहे हैं, या पौधे, जानवर और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सहायता से जब हम कोई नई मेडिसिन बनाते हैं या कुछ और काम करते हैं, उसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे दूध से दही बन रहा है तो वो भी किसके अंदर आएगा? जैव प्रौद्योगिकी के अंदर, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, दही हमने उसमें थोड़ी सी डाली थी, उसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं और वो क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो दूध और दही में होते हैं वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और जैसे वैक्सीन है वो भी सूक्ष्म जीव से बनती है, तो वो भी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर ही आती है। और उन्होंने नवाचार को प्रोन्नत करने में सहायता की। अब नवाचार क्या होता है? नया आइडिया, कुछ नया करना। उन्होंने कुछ नए नए काम करने के लिए बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफलता भी हासिल की। उन्होंने बच्चों को अतिसार से बचाने वाले रोटावायरस के टीके को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जो बच्चों में अतिसार हो जाता है, अतिसार क्या होता है? लूज मोशन, दस्त हो जाते हैं, तो इस तरह की बीमारी बच्चों में बहुत फैलती थी। उन्होंने उसका टीका बनाने के लिए, जो रोटावायरस है उसका टीका बनाने में भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च की है। वे किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए शोध के उपयोग में विश्वास करते थे, और वो भी जो बहुत इजी उपलब्ध है, जो सस्ती चीज़ें हैं, उन्हीं से वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने भारत और स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसी तरह जो हम भारत में जो हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं और जो जैव प्रौद्योगिकी है, जैसे वैक्सीन बनाना और भी अलग अलग चीज़ें, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उनका काम था कि वो रोगों का उपचार करने के लिए अब उन्होंने रोगों के उपचार के लिए क्या क्या बनाया, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी संक्रामक रोग से हमें बचाने में असफल हो जाती है तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। देखिए, जो हमारी इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बोलते हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, अगर वो कमज़ोर पड़ जाती है तो कोई भी बीमारी हमें हो जाती है और हमें चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक हमें प्रतिजैविक औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो डॉक्टर क्या देते हैं? हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स को हिंदी में प्रतिजैविक औषधियाँ बोलते हैं, जो रोग का कारण बनने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है। जो रोग का कारण बनते हैं जीवाणु, उनको नष्ट कर देती है। प्रतिजैविक औषधियाँ केवल जीवाणु से होने वाले संक्रमणों के लिए प्रभावी है। जो हमारी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स है, वो सिर्फ उन्हीं पर काम करती हैं जो जीवाणु से हुए हैं। जो विषाणु या प्रोटोजोआ से हुए हैं, उन पर भी दवाइयाँ काम नहीं करती, क्योंकि ये जीवाणु कोशिकाओं के मात्र उन्हीं भागों को लक्षित करते हैं जो मानव अथवा अन्य जंतु कोशिकाओं से भिन्न होते हैं। तो जो ये दवाई है, ये उसके कौन से भाग पर चलती है? जहाँ पर जीवाणु ने जो नष्ट किया है उसी पर। लेकिन अगर ये विषाणु या प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के लिए प्रभावी नहीं है, जो विषाणु है उनके लिए वो प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमें एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज जो हमारी फर्स्ट
एंटीबायोटिक मेडिसिन बनी थी पेनिसिलिन, उसके बारे में अब हम बताएंगे। पेनिसिलिन की खोज 1928 में लंदन के जीवाणु विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो जो भी ये हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है ये 1928 में लंदन के एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले जो हमारी एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन बनाई थी। हानिकारक जीवाणुओं का अध्ययन करते समय उन्होंने देखा कि एक अप्रयुक्त पेट्री डिश पर लगी फफूंद ने जीवाणु की वृद्धि को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश थी। पेट्री डिश क्या होती है? उनकी कोई एक कटोरी टाइप वो होती है जिसमें वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसी बेकार पड़ी थी, वो उसको प्रयोग नहीं करते थे। उस पर फफूंदी लगी थी। उन्होंने देखा जब उस पर फफूंदी लग गई है तो उस पर आगे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने ये जाना कि यह फफूंद केवल एक ऐसा पदार्थ निर्मुक्त करती है, मतलब इस फफूंद में से एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है, और जो जीवाणु है वो उसको नष्ट कर देता है। यह आकस्मिक खोज पहले प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज का कारण बनी। तो जो ये आकस्मिक खोज हुई थी, तो ये सबसे पहली जो हमारी एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन, उसकी खोज इस तरह हुई थी, जिसका उपयोग जीवाणुविक संक्रमणों की चिकित्सा के लिए किया जाता है। अब उस पेनिसिलिन का उपयोग जो जीवाणु से जो रोग होते हैं, संक्रमण होते हैं, उनके लिए किया जाता है। यद्यपि प्रतिजैविक औषधियाँ जीवाणुविक संक्रमणों से हमें बचाने में प्रभावी है और उनकी खोज के पश्चात करोड़ों जीवन बचाए जा सके हैं। अब ऐसी एंटीबायोटिक जब हमने यूज़ की है तो उससे हमने करोड़ों जीवन बचा लिए हैं, परंतु उनका अनियंत्रित उपयोग उनकी प्रभावशीलता में कमी का कारण बनता जा रहा है। देखिए, अगर हम उसमें एंटीबायोटिक है, प्रॉब्लम तो हमें कुछ और है। हमने एंटीबायोटिक ली, हमने सोचा चलो इन्फेक्शन हो रहा है एंटीबायोटिक खा लेते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में मुख्य समाचारों में प्रतिजैविक प्रतिरोध की चर्चा की जाती है। आपने देखा होगा कि जो आजकल जो समाचार पत्र हैं उसमें भी हम एंटीबायोटिक की खूब चर्चा हो रही है आजकल। देखिए, अब हम देखेंगे कि प्रतिजैविक प्रतिरोध समुदायों में कैसे फैलता है, कि जो एंटीबायोटिक है वो समुदाय में कैसे फैलता है। आवश्यकता न होने पर भी प्रतिजैविक लेना अथवा औषधि की पूरी खुराक न लेना। एंटीबायोटिक हमने ले ली, ज़रूरत थी नहीं हमने, तो उससे प्रॉब्लम हमें क्रिएट होएगी। और जो एंटीबायोटिक होती है उसका एक फुल कोर्स होता है 3 डेज़ का, 5 डेज़ का या 7 डेज का। अब जितनी भी बीमारी हमारी गंभीर है उतने ही ज़्यादा दिनों के लिए देते हैं, लेकिन कोर्स होता हमारा 7 डेज का। हमने ली 3 दिन ही ले ली या 6 डेज़ ले ली या 4 डेज़ ले ली, तो क्या हुआ? हमने उसकी डोज पूरी नहीं की। अब उससे कोई बैक्टीरिया वो मरे तो हैं, लेकिन क्या हुआ है, पूरे बैक्टीरिया नहीं मरे। तो फिर क्या होगा? वो एंटीबायोटिक हमारे शरीर पर काम करना बंद कर देगी और जो बचे हैं वो बैक्टीरिया वो दूसरों में भी चले जाएंगे। अब दूसरों में कैसे जाएंगे? देखिए, जंतुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं में प्रतिरोध का विकास कैसे होता है। पहले एंटीबायोटिक ली तो क्या हुआ, और एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक देते हैं जब कुछ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तो इन एनिमल्स को क्या हुआ, एंटीबायोटिक इनके पेट में चली गई थी। तो उन्होंने क्या किया, खेत की मृदा में डाली गई खाद या पशुमल के माध्यम से फैलते हैं। अब खेत में हमने खाद डाल दी, उससे क्या हुआ, उससे वो किस में चली गई, हमारी भूमि में चली गई। ये देखिए, ये फसलों में आ गई, यहाँ फसलों में आ गई हमारे। ये फसल उत्पादन के माध्यम से मानव पाचन तंत्र तक पहुँचते हैं। वह फसल हमने खाई तो ये कहाँ पहुँच गई, ये इसमें कम्युनिटी में पहुँच गई। प्रतिरोधी जीवाणु समुदाय में फैल जाते हैं, ये यहाँ पर फैल गए। अब यहाँ फैल गए तो अब क्या होगा, और ऐसे ही जो भी एनिमल्स हैं उससे हमने मक्खन खाया, एग खाए, हैन से दूध पिया, तो वो सब किस में पहुँच चुका है, सब इसमें मानव में पहुँच चुका है। अब इससे क्या होगा, अभी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति था, इसने एंटीबायोटिक खाई थी, एंटीबायोटिक इसने खा तो ली, क्या हुआ फिर, पूरी डोज इसने खाई नहीं, तो क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है और इसको हम हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाना इसको पड़ सकता है।
अब ये हॉस्पिटल में पहुंच गया। अब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये और लोगों को भी बीमार करेगा। देखिए और लोग कैसे बीमार होंगे। अन्य रोगियों में प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है। अब जो भी वहाँ पर नर्सिज है उसको देख रही हैं, रूम में जाकर काम कर रही हैं, उसको इंजेक्शन दे रही है, उनमें फैल सकता है। या कुछ जो बैक्टीरिया थे हमारे फर्श पे या जो भी चीज़ें हम वहाँ पर छुएंगे तो ये पूरे हॉस्पिटल में भी फैल सकता है। यहाँ से क्या हुआ, ये रोगी जो था ये फिर ये अपने घर चला गया। अब घर से क्या होगा, जो घर के मेंबर हैं, जो आसपास की कम्युनिटी हैं, जो उसके घर पर रिश्तेदार मिलने आएंगे, उन सब में भी ये फैल जाएगा। तो इस तरह ये पूरा फैल जाता है। तो आपने देखा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन्स का यूज़ सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। ऐसे बिना ज़रूरत के हमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले किसी प्रतिजैविक के द्वारा नष्ट किए गए जीवाणु उस प्रतिजैविक के द्वारा उपचार के पश्चात भी जीवित रहते हैं। देखिए हमने क्या किया था, पहले एंटीबायोटिक ले ली थी और उससे कुछ जीवाणु नष्ट हो गए, लेकिन क्या हुआ, हमने पूरी डोज नहीं लिया, कुछ बच गए थे तो वो फिर भी जीवित हैं और गुणन करते हैं। गुणन मतलब देखिए ऐसे होते हैं कि जैसे ये हुए, एक थे 1 से 4 बन गए, 4 से 20 हो गए, 20 से 100 हो गए, 100 से 500 हो गए, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी तेज़ी से ये बढ़ते रहते हैं, इसलिए बहुत खतरनाक होते हैं। यह स्थिति सामान्य संक्रमणों की चिकित्सा को कठिन बना देती है। अब जो ये स्थिति है, जो नॉर्मल हमारा जो भी था संक्रमण, उसको और ज़्यादा ये कठिन बना देती है और जटिलताओं, दीर्घकालिक रोगों और यहाँ तक कि मृत्यु की संभावना को भी बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, रोग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मृत्यु की संभावना भी इस तरह बढ़ जाती है। क्रियाकलाप 3.7, आइए निष्कर्ष निकालें। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं। चित्र 3.5 खा में दिए गए सूचना आरेख का अध्ययन करें। अभी करेंगे उसको हम। आपके विचार से जीवाणुविक रोगजनकों में प्रतिजैविक प्रतिरोध कैसे विकसित होते हैं? प्रतिजैविक प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखी जा सकती है? अब आपके विचार में जो भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब कि हमारे एंटीबायोटिक हमारे शरीर में काम नहीं कर रही है, वो क्यों हो जाता है? और ये जो एंटीबायोटिक हमारे शरीर में काम नहीं करती है कि ये जो एंटीबायोटिक सही से काम करने लगे, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक प्रतिरोध की समस्या से निपटने के लिए हमें प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और केवल चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर ही सही मात्रा में और निर्धारित अवधि तक ही इसका सेवन करना चाहिए। देखिए एंटीबायोटिक्स अपने आप से नहीं ले लेनी चाहिए कि हमें लगा कि चलो इन्फेक्शन हो रहा होगा, पेट में दर्द है तो हमने एंटीबायोटिक उठाई और खा ली। हमें उसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए कि हमें ज़रूरत है या नहीं है एंटीबायोटिक की, और जो निर्धारित अवधि और जितने दिन डॉक्टर बताए आपको उतने दिन ही एंटीबायोटिक लेनी है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। अनावश्यक उपयोग से बचने से प्रतिरोधी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने में सहायता मिलती है। जब हम अनावश्यक बिना ज़रूरत के नहीं लेते तो उससे क्या होता है, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो सही से काम करती है एवं इससे प्रतिजैविक औषधियाँ भावी पीढ़ियों के लिए प्रभावी बनी रहती हैं। और जो ये एंटीबायोटिक्स हैं वो भावी पीढ़ियाँ मतलब आने वाले जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो सही काम करती रहेगी। अब ये इसमें दिखाया गया है जीवाणु प्रतिजैविक औषधियों के लिए प्रतिरोधी कैसे बन जाते हैं। प्रतिरोधी मतलब जो एंटीबायोटिक है दवाइयाँ वो काम क्यों नहीं करती। कुछ जीवाणु प्रतिजैविक औषधियों के प्रति प्रतिरोध विकसित करते हैं। अब जैसे कुछ जीवाणु थे और हमने एंटीबायोटिक ले ली, अब ये सारे तो मर गए लेकिन ये एक बच गया, ये रेड वाला, तो ये क्या करेगा, जब प्रतिजैविक औषधियाँ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारती है तो वे शरीर को संक्रमण से बचाने वाले अच्छे जीवाणुओं को भी मार देती है। अब एंटीबायोटिक ले ली उसने खराब वालों को तो वो मारती है, लेकिन कुछ जो अच्छे थे उनको भी वो मार देती है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु वृद्धि करते हैं और रोग का उपचार कठिन हो जाता है। अब जो अच्छे बैक्टीरिया नहीं हैं ये भी क्या करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं
और फिर जब ये बढ़ेंगे बेकार बैक्टीरिया जिन पर दवाई असर नहीं कर रही है तो समस्या तो उत्पन्न करेंगे ही। कुछ जीवाणु अन्य जीवाणुओं को प्रतिजैविक प्रतिरोध स्थानांतरित करते हैं जिससे अधिक समस्याएं होती हैं। और जो कुछ जीवाणु होते हैं वो कुछ और जीवाणुओं को भी जो एंटीबायोटिक्स के सेवन से जो खराब बैक्टीरिया बने थे उनको भी वो स्थानांतरित करने लगते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए अब ये जो बच्चा है ये केमिस्ट के पास गया। तो केमिस्ट क्या होता है, जो दवाई की शॉप होती है उस पर, मुझे अपनी माँ के लिए प्रतिजैविक औषधि की आवश्यकता है, उन्हें गले में दर्द और ज्वर है। तो ये गया कि स्टोर के पास में जो मेडिकल स्टोर है कि मेरी माँ बीमार है, उनको गले में दर्द है और बुखार भी है। तो जो केमिस्ट बोलता है आपको एक चिकित्सक से औषध पत्र लेना चाहिए। वो बोलता है कि पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए कि कौन सी मेडिसिन देनी है। तो ये एक हमारा सही मेथड है। दूसरा है, क्या आप अपने मवेशियों को प्रतिजैविक औषधि दे रहे हैं। अब ये कोई सर्वे करने आया है, वो पूछते हैं जो एनिमल्स रखते हैं उनसे कि जो आपके जो ये पशु हैं क्या आप इनको एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। नहीं, मैं किसी प्रतिजैविक औषधि का उपयोग नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे एनिमल्स को भी बिना फालतू के कोई मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। अब हमारा थर्ड है, नहीं अपने मवेशियों को प्रतिजैविक का इंजेक्शन न दें, अन्यथा यह प्रतिजैविक प्रतिरोध विकसित करेगा। तो इन्होंने बोल दिया, इन्होंने इसको समझाया कि जो आपके मवेशी हैं, पशु हैं, उनको कोई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ना दे। तो ये सारे उपाय हो गए प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं का विकास और निवारण उपाय हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं, भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का उपयोग वर्षों से सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए किया जाता रहा है। भारत में बहुत सी मेडिकल पद्धतियाँ चलती हैं, उसमें आयुर्वेद है, यूनानी है और पारंपरिक चिकित्सा हैं, कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, हमेशा से चलता आ रहा है। इसमें जड़ी बूटियाँ, तेलों और खनिजों जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग रोगों के उपचार और स्वास्थ्य सुधार के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो जड़ी बूटी होती है और जो खनिज होते हैं, जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनका उपयोग ही रोगों के लिए किया जाता है। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार पर बल दिया जाता है। और उसमें क्या हमें क्या चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, उस पर बहुत बल दिया जाता है। यद्यपि ये प्रणालियाँ कुछ परिस्थितियों में सहायक हो सकती हैं। देखिए कई बार तो हम कुछ घरेलू जो नुस्खे कर लेते हैं उनसे ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं, एवं दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को बनाए रखने में उपयोग है। तथापि ये सभी रोगों को प्रत्येक स्थिति में प्रभावी नहीं होती। देखिए कुछ जो हमारे हल्के फुल्के रोग होते हैं उस पर तो हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी चल जाते हैं, लेकिन ये घरेलू नुस्खे हमारे हर किसी रोग पर नहीं चलते हैं। असंचरणीय रोगों के उपचार में लक्षणों के प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। असंचरणीय रोग मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते, उनके लिए तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को ही बेटर करना पड़ता है कि एक्सरसाइज करना, खेलना, कुछ मेहनत का काम करना और सही खान पान रखना। जो औषधियों जीवन शैली में परिवर्तन और पुनर्वास के माध्यम से किया जाता है। जो भी हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं उससे ही इनको ठीक किया जा सकता है। शीघ्र निदान और निरंतर देखभाल रोग की प्रगति को नियंत्रित करने और जटिलताओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होती है। शीघ्र निदान मतलब जल्दी ही उसका क्या है, कोई बीमारी हो गई तो उसे हमें जल्दी से ही दिखा लेना चाहिए। ये नहीं कि चलो ठीक है दिखा लेंगे, 2 महीने 4 महीने हमने निकाल दिए, नहीं, जब हमें कुछ प्रॉब्लम लगे तभी से हमें उसको सुधार लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।